हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैं जीएस। आप सभी मित्रों का मैं इस चैनल के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं नेताओं की सीरीज़ में एक आज ऐसे गद्दावर नेता की चर्चा करूंगा जिसको लगभग हर व्यक्ति की प्रतीक्षा रहती है उसके बारे में जानने की। जैसा कि मैं अभी तक उनसे तो नहीं मिल पाया हूं, लेकिन जहां तक मैं उनके बारे में कुछ लोगों से, कुछ वीडियो से, कुछ गूगल से जहां तक मैं सर्च कर पाया हूं, उनके बारे में आपके सम्मुख कुछ चीज़ें रख रहा हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि मैं 100% सही ही हूं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैंने इकट्ठा कर पाया हूँ, वो देखा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, वही आपके सम्मुख रखूँगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 1993 से लेकर के 2023 तक एक छत्र राज करने वाले ऐसे माननीय विधायक की मैं चर्चा करूंगा। आप शायद अब तक समझ चुके होंगे, ऐसे माननीय विधायक की चर्चा करूंगा जो सिर्फ मेरा मानना है कि सिर्फ दहशत के बल पे शासन नहीं किया जा सकता, दहशत के बल पे 3-3 दशक तक सत्ता में काबिज बना नहीं रहा जा सकता। निश्चित रूप से यह सिद्ध करता है कि लोगों के प्रति वह व्यक्ति जरूर रूप से सरल होगा, सरस होगा और लोगों के प्रति अपनापन अवश्य दिखाता होगा, तभी लोग उसको ये पसंद कर रहे हैं। 30 वर्ष बहुत मायने रखता है मित्रों। आज मैं चर्चा करूंगा कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। आप सभी ने इनके जीवन में बहुत विषमताएं देखी है, इनके जीवन में बहुत संपन्नता के साथ ऐसी भी विषमताएं आई जो एक राजा के लिए, एक या विधायक के लिए अच्छा नहीं होता। वो भी ये उस चीज़ को झेले हैं, यहाँ तक कि तन्हाई को भी झेल चुके हैं। मित्रों, अब चर्चा करते हैं इनके राजनीतिक करियर और फिर इन पर कौन से आरोप और कौन से प्रत्यारोप हैं, इन्होंने किस प्रकार से उसका जवाब, किस प्रकार से उसको खारिज किया, किस प्रकार से उसका जवाब दिया, वो भी बातें मैं करूँगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक बने रहना और अंत तक सुन करके ही इस वीडियो में आप कुछ जवाब और सवाल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप थंबनेल देख लीजिए या स्टार्ट देख लीजिए और आप कमेंट करिए। जब पूरा देखिएगा, निचोड़ निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही आप उस नतीजे पे पहुंचिएगा कि इस पर अब क्या लिखना है। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि इनका जो प्रारंभिक जीवन था वह क्या होता है, प्रयागराज से पढ़ाई प्रारंभ करते हैं और वहां से इंटर पास करके ये आ जाते हैं अपने ही पास, अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ विश्वविद्यालय से यहाँ से स्नातक के साथ साथ ये क्या करते हैं, यहाँ लॉ की भी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। और ये प्राप्त करने के बाद, जैसे कि इनके पिताजी एक राजघराने से एक राजा थे, उनकी ये मंशा थी कि मेरा बच्चा जो है, चूंकि ये अकेले हैं, भाई बहन और नहीं हैं, तो ये इन चाहते थे कि अपने माटी से जुड़े रहें, अपने लोगों से जुड़े रहें। और वही राजा भैया की भी मंशा थी। वो अपने घर वापस जाते हैं 1992 में पढ़ाई कंप्लीट करके और वहीं अपने गांव में रहना प्रारंभ करते हैं। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि इंसान न चाहते हुए भी वह कार्य करता है जो ईश्वर करवाता है। वही इनके साथ भी हुआ। इनके बुबा जी जो थे, ग्रैंडफादर, वो भी राजनीति से बहुत संबंध नहीं रखते थे। यहां तक ये बात थी कि वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब देश प्रेमी ये लोग सदैव से थे, देश की रक्षा के लिए। चूंकि ये राजा और छत्री जो होता है वो सदैव देश प्रेम में ओतप्रोत रहता ही है, तो देश प्रेम से इनका लगाव था, लेकिन राजनीतिक इनका कोई लगाव नहीं था। इनके ग्रैंडफादर भी राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे। उसके बाद इनके पिताजी तो एकदम राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखने वाले व्यक्ति थे। वो अपने साम्राज्य से मतलब रखते थे, लोगों से मतलब रखते थे, राजनीतिक में नहीं कूदना चाहते थे। और मित्रों, हुआ क्या, 1992 में जब ये अपने घर वापस जाते हैं तो जैसा इनके द्वारा बताया गया कि लोग ट्रैक्टरों में भर भर के लोग आते थे और इनसे कहते थे आप चुनाव लड़िए। देखिए, किसी सत्ता को, किसी व्यक्ति को अगर सत्ता में लाना है तो लोग उसके पास जा रहे हैं तो ये निश्चित होता है कि पूर्ववर्ती सरकारों से वो त्रस्त रहे होंगे, तभी ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं जो कभी राजनीति में है नहीं। उससे कोई ना कोई आस तो जरूर होगी कि अगर राजा भैया आएंगे तो हमारा कुछ भला जरूर होगा। इसीलिए तो लोग इनके पास आए। और इनके बताए अनुसार, चूंकि इनका मैं कई इंटरव्यू, कम से कम 100 इंटरव्यू इनका जितना पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मोबाइल पे, वो मैं देखा और उससे
ये निचोड़ निकाला कि ये जो बता रहे हैं उनके बताने के अनुसार कि लोग ये आए और इनको उत्साहित किए और ये क्या करते हैं कि लोगों से ये समझते हैं। फिर ये बात इनके पिताजी तक पहुंचती है और पिताजी इस बात के लिए अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ना। तो बात यहाँ ये थी कि पिताजी को मनाया कैसे जाए, कि भाई पिताजी को कैसे मना जाए। तो इनके पास और राजा भैया के जो गुरु हैं वो देवरावा बाबा हैं, जो इस समय समाधि ले चुके हैं, परलोकवासी हो चुके हैं। और इनके पिताजी के गुरु शिवपाली जी महाराज दक्षिण भारत के हैं थे। तो वो ये बात हुई कि भाई अब कौन कहे, निर्णय कौन दे कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो पिताजी का ये आदेश हुआ कि आप गुरु जी की आदेश ले लीजिए, यदि उनका आदेश मिले तो मेरा आदेश है। और फिर ये बताते हैं कि मैं बेंगलुरु जाता हूँ और वहाँ से गुरु जी को अपने सारे वृत्तांत को बताता हूँ। गुरु जी ने आदेश दिया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जीत भी हासिल करेंगे और अच्छा कार्य भी करेंगे। उसी आशीर्वाद को लेकर वापस आते हैं और 1993 का पहला चुनाव, पहला राजनीतिक जीवन का कदम राजनीति में रख देते हैं। और वहां मित्रों इनको जीत भी मिलती है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है और ये जीत करके यहां विधान भवन पहुंचते हैं। फिर होता क्या है कि बहुत दिनों तक सरकार नहीं चली और 93 में क्या होती है, 93 में चुनाव जीतते हैं। फिर 95 में क्या होता है, चुनाव पुनः हो जाता है। और जैसे ही पुनः चुनाव होता है मित्रों, तो होता क्या है कि चुनाव होने के तत्काल बाद और 96 में पुनः चुनाव होता है। पुनः ये चुनाव लड़ते हैं और फिर जीत के अंतर को बढ़ा करके जीतते हैं। और जब वहां जीतते हैं मित्रों, तो फिर होता क्या है कि 1996 में चुनाव जीतते हैं और 1997 में इनको मंत्री बनाया जाता है। सबसे युवा मंत्री बनते हैं और कम समय में कह सकते हैं 93 में एमएलए बनना, 97 4 साल में ही मंत्री बन जाना बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। कहीं ना कहीं इनके अंदर और वो भी निर्दलीय प्रत्याशी, किसी पार्टी का प्रत्याशी नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं इनमें वो प्रतिभा दिखी होगी कि ये सरकार में आए। और उस समय थोड़ा जोड़गांठ की सरकार रह भी रही थी, तो जिसमें मजबूरियां भी होती थी सरकार की कि लोगों को मंत्री बना के अपने तरफ आकर्षित करना। उसके बाद मित्रों ये क्या होते हैं, आगे पुनः 2002 का चुनाव होता है, उसमें भी जीत हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ से इनकी परिस्थितियां बदलती हैं। परिस्थितियां जो बदलती हैं मित्रों, होता क्या है कि परिस्थितियां इस कदर बदली कि उस समय सरकार में मायावती की सरकार बनती है और ये मायावती से इनकी बनती नहीं है। और मायावती इनके बताए अनुसार कि व्यक्तिगत कारणों से इनको जेल भेजती हैं। इसमें पूछने पर ये बताते हैं कि इनकी जो मायावती सरकार थी वो कुछ ही अंतर से थी, ये अल्प अंतर से बनी हुई सरकार थी, पूर्ण बहुमत नहीं था। और पूर्ण बहुमत सिद्ध करने के लिए ये लोग सभी लोग दबाव डाल रहे थे। यही वजह था, चूंकि उस समय ये उभरे हुए नेता थे और ये अगुआ थे, तो ये दबाव डालते थे कि आप अपने बहुमत को सिद्ध कीजिए, और ये सिद्ध नहीं कर रही थी। तो इसलिए इनको ये मायावती जी को ये रंजिश हुई कि ये हमारे विपक्ष हैं, और इसी वजह से इनके बताए अनुसार उन पर क्या होता है, झूठे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। और फिर इस प्रकार भी इनके द्वारा बताया गया कि ऐसा भी है, और आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि एक फल के व्यापारी के पास जाते हैं, आधा किलो सेब लेते हैं और आधा दर्जन केला लेते हैं और उस पर पैसे मांगने पर गोली सटा देते हैं। जबकि राजा भैया द्वारा ये बताया गया कि वो वैसे भी सोचने वाली बात है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2000 की अगर बात करें 2002 में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 रुपए की सामग्री रही होगी। और मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति 25 रुपए के लिए किसी व्यक्ति पर और गरीब व्यक्ति पर क्या है गोली तान देगा, और वो भी ऐसा संभ्रांत व्यक्ति जिसके पास पैसों का था नहीं है और लोगों के प्यार का था नहीं, वह व्यक्ति ऐसे कुकृत्य तो कर ही नहीं सकता। ये मेरी मंशा है। और बातों में मैं नहीं कहता हूं, सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यहां पर जो ये छोटी सी बात थी फल व्यापारी पर गोली लगाना, ये मुझे नहीं लगता ये सत्य है। ये झूठा मामला इन पर उठाया गया होगा, ये सत्य है जो इनके द्वारा बताया गया। मित्रों फिर आगे क्या होता है, इनको जेल में भेजा जाता है। फिर इनको वहां से
आप देखें तो 2/11/2002 को इनको लखनऊ से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये बताते हैं कि इनको पहले ही आशंका हो चुकी थी, इसलिए हम अपना सामान हमेशा पैक रखते थे, ऐसा राजा भैया द्वारा बताया गया। और इनको लेके जाती है पुलिस और इनको कई जेलों में शिफ्ट किया जाता है, लखनऊ, बांदा, प्रतापगढ़, उसके बाद कानपुर, यहाँ तक कि इनको कानपुर में तन्हाई में भी रखा जाता है। लेकिन इन्होंने बोला कि वो मुझे तन्हाई का पल बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जीवन में ईश्वर जो कुछ देता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही इनके साथ भी अच्छे के लिए हुआ। और ये बताए तन्हाई के दिनों में रामचरितमानस पाठ का वाचन करते थे, गीता पढ़ते थे और उस समय आध्यात्म की ओर इनके क्या हुए, मन अग्रसर हुए। और मित्रों ये भी देखिए, अगर आज इनके भाषणों को आप सुनिए, इनके बयानों को सुनिए, तो आपको हर जगह ऐसा झलक जरूर मिलता है कि बाबा तुलसी के रचे हुए एक दोहे एक चौपाई अवश्य इनके पूरे संवाद में अवश्य ही आएगा। और इनका ये भी लगता है कि ये अपनी भारतीय संस्कृति से कितने जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। आध्यात्म में इनकी रुचि है, वो भी आपको इनके प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक संवाद में अवश्य मिलेगा, चाहे वो विधान भवन का संवाद हो या किसी रैली का संवाद हो या कहीं किसी पत्रकार से ये संवाद कर रहे हो, अवश्य ऐसा परिलक्षित होता है कि ये अपने बयानों में भाषा की मर्यादा का बहुत बड़ा ध्यान देते हैं। दूसरी बात, इनकी भाषा में सहजता दिखती है, सरलता दिखती है और ऐसे व्यक्तित्व दिखते हैं मित्रों कि इनके चेहरे पे सदैव क्या होती, कितना भी कठोर सवाल क्यों न किया जाए लेकिन उसको मुस्कुरा करके ही जवाब देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ऐसे सवाल पे तड़फड़ा जाए कि जवाब देने में इनको दिक्कत हो, हर सवाल का सही तरीके से सामना करते हैं और वो भी सबसे बड़ी बात है मर्यादित शब्दों में। मैंने ये देखा है इनके जीवन में, इनके कई सारे वीडियो को उठा के देखा, ये कभी भी चाहे वो इनका अरी हो चाहे इनका दुश्मन हो, जो बनते हैं, ये तो खैर किसी को मानते नहीं, इनके द्वारा ये कहा गया कि मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन जो इनको मानते हैं कि इनके दुश्मन है उनके लिए भी इनके शब्द मर्यादित होते हैं और हर व्यक्ति के लिए ये संयोजित और सरल, सहज और मर्यादित शब्दों में उसका नाम लेते हैं, उसको संबोधित करते हैं। ऐसा कभी नहीं दिखा कि ये अभद्र टिप्पणियां करें, इनके लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये कभी भी इनके वीडियो में ऐसा नहीं दिखा, अभी तक मैं जितना देख पाया हूं। उसके बाद मित्रों आगे की बात करें, चर्चा करें तो आगे चुनाव, मुलायम सिंह सरकार बनती है, मायावती की सरकार गिरती है, तो फिर इनको थोड़ी राहत मिलती है और प्रतापगढ़ इनको ट्रांसफर किया जाता है और यहाँ अपने जेल में जाते हैं। वहाँ ये बताते हैं, इनसे यहाँ भी सवाल किया जाता है कि आप यहाँ बहुत अपनापन महसूस कर रहे थे, तो इन्होंने बताया जेल में जेल ही जैसा था, हाँ ये था, यहाँ मुझे टाइम मिलता था खेलने के लिए, और नहीं लेकिन खेलने के लिए टाइम मिलता था। और मित्रों फिर आगे 2007 में चुनाव होता है, पुनः ये विजयी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर पहली बार इतना फिर इतना फिर इतना ऐसे इनके कद बढ़ते गए, इनके वोटों का प्रतिशत बढ़ता गया और 2007 में पुनः ये विजय प्राप्त करते हैं और सरकार में जाते हैं। लेकिन मित्रों होता क्या है, पुनः 2007 में मायावती सरकार बनती है और इनकी और उनकी बनती नहीं थी, इसीलिए क्या होता है 2010 में इनको पुनः जेल में डाला जाता है और फिर 2010 में ये जेल जाते हैं। फिर 2012 का चुनाव जीतते हैं और 2012 का चुनाव जीत करके ये मंत्री भी बनते हैं अखिलेश सरकार में। वो भी कौन से मंत्री बनते हैं, जेल मंत्री, जेल से वापस आए थे इसलिए जेल मंत्री बनते हैं मित्रों। फिर 2017 में ये चुनाव जीतते हैं। फिर 2018 30 नवंबर 2018 को अपनी एक जन सत्ता दल पार्टी बना लेते हैं और इनके पूछने पे क्यों बनाए आप इसी तारीख को, बोले उस तारीख को मेरा राजनीतिक करियर 30-25 सालों का हो गया इसलिए उस दिन को मैंने चुना। और फिर 2022 का चुनाव इन्होंने अपने झंडे के तले, अपने कह सकते हैं पार्टी के झंडे के तले चुनाव लड़े और चुनाव में जीत भी हासिल किए। इनके और भी विधायक हैं, सहयोगी विधायक, जो इनके पार्टी इनके झंडे के तले, इनके ध्वज के तले लड़े हैं चुनाव और जीते भी हैं। लोकसभा में इन्होंने बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, इस बात के लिए भी इन्होंने बताया कि वो मेरा तत्कालिक पार्टी बनी हुई थी इसलिए बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन वोटों का मार्जिन मेरा ठीक था। उसके बाद मित्रों अब आते हैं इनके आरोप और प्रत्यारोप पे।
इन पर क्या क्या आरोप और प्रत्यारोप लगा है। सबसे बड़ी बात तो इन पर आरोप ये लगता है कि मगरमच्छ और तालाब, ये तो अगर देखा जाए तो हर मतलब लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है, तालाब और मगरमच्छ, इनके तालाब में मगरमच्छ होते हैं, तालाब की खुदाई होती, ये सब चीजें। तो उस पर जो जवाब इनका था कि आपका तालाब जो है वह कैसा है, उसमें मगरमच्छ पले हुए हैं, उसमें नरकंकाल मिले। तो देखिए इनमें जवाब इनका क्या था कि जो मेरा तालाब है वो 600 बीघे का तालाब है और उसमें मैं फिशरीज मतलब कि मछली पालन करवाता हूं। तो जहां पर मछली पालन होगा वहां पर मगरमच्छ पालन नहीं होगा, ये तो श्योर है, ये हर व्यक्ति समझ सकता है कि अगर मछली पालन हो रहा है तो वहां मगरमच्छ पालन नहीं होगा, तो नहीं तो मगरमच्छ ही मछली खा जाएगा और बचेगा क्या। उसके बाद मित्रों अगर बातें करें, ये अब आती है बात की, ये कहते हैं कि वहां नरकंकाल कैसे आए। तो इनके द्वारा तर्क दिया जाता है कि वह गंगा से सटा हुआ तालाब है और जब बाढ़ आती है तो ऐसा भी होता है, लोग सही भी है कि लोग कभी कभी किसी का दाह संस्कार करते हैं, किसी को गाड़ते हैं और कभी कभी किसी परिस्थिति में लोगों को जल प्रवाहित कर देते हैं, जल में प्रवाहित कर देते हैं लाश को। तो ऐसा भी इनके द्वारा बताया गया कि कभी काल ऐसा भी होता है कि गंगा से सटे होने के कारण वहां नरकंकाल आने की संभावना होती है। ऐसा होता नहीं लेकिन आने की संभावना है, यदि ऐसा हुआ है तो वो संभावना है वहां से आ सकते हैं। उसके बाद ये बताया गया, जबकि इनके द्वारा बताया गया कि वो इनकी खुदाई की गई, तो 600 बीघे तालाब की खुदाई करना इतना आसान नहीं, इतना जल्दबाजी में नहीं होगा। लेकिन इनके द्वारा ये बताया गया कि वो एक सोची समझी साजिश थी जिसके द्वारा वो कंकाल दिखाया गया, वो बताया गया। और मगरमच्छ को पूरे रूप से ये खारिज करते हैं और कहते हैं कि हाँ गंगा का तराई है, गंगा से सटा हुआ तो घड़ियाल आने की संभावना बनती है मित्रों। तो इस प्रकार से इनके तालाब की कहानी है। और उसके आगे अगर हम बढ़ें तो मित्रों अब इन पर क्या होता है कि ये बात और बढ़ती है। अब ये बात बढ़ती है कि लोगों के बीच एक इनकी समानांतर सरकार भी है। अब समानांतर सरकार की अगर हम बात करते हैं तो समानांतर सरकार कहां तक है इसकी चर्चा हम करते हैं। अब इनकी समानांतर सरकार की अगर हम बात करें तो इनको ऐसा माना जाता है कि जो इनके दरबार में जाता है वो दूसरे जगह नहीं जा सकता। तो एक ही इंटरव्यू में मैंने इनका सुना बयान कि इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये मानना है कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा जनता का कुछ भी सुनना, सवाल का जवाब देना, सवालों का समाधान करना, उसका निराकरण करना, ये मेरा दायित्व है। इसलिए मेरे पास लोग आते हैं, अपना मान के आते हैं और मैं उनके सवालों का, उनके समस्या का समाधान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत उसका समाधान करता हूं। जिस गांव की बात होती है उस गांव के संभ्रांत व्यक्तियों को बुला करके, उस गांव के और लोगों को बुला करके उसको सोचता हूं, समझता हूं, उसके बाद उसका निर्णय निकालता हूं और वो निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होता है, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन ये सवाल जब होता है कि क्या आपकी कोर्ट में आने वाला व्यक्ति दूसरे जगह नहीं जा सकता है, उसके सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ आने वाला व्यक्ति जा सकता है, यदि उसको और पैसे खर्च करने हैं और समय लगाने हैं तो जा सकता है, कोई बाध्यता नहीं है कि मेरे पास आए हो तो आप नहीं जाओगे। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग यहाँ संतुष्ट हो जाते हैं, चूंकि जो कोर्ट में होगा वही तो यहाँ भी होता है। वो कोर्ट में भी जज सुनता है, वकील सुनाते हैं, बात जीरा बहस होती है। यहाँ भी अगर मैंने 4 लोगों, आपके ही गांव के 4 लोगों को इकट्ठा करके और उस मामले को शांत करने की कोशिश करी है तो निश्चित रूप से भाई एक व्यक्ति गलत बोल सकता है लेकिन 10 मिल करके वो गलत नहीं करेंगे। और वास्तविकता ये है, तो इनका ये मानना होता है कि समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और जो आपसी तनाव है इसको दूर किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से बयान देते हैं मित्रों। उसके बाद इन पर एक सवाल होता है कि नकली शराब एक बार प्रतापगढ़ में पकड़ी गई, तो इन्होंने कहा हाँ नकली शराब पकड़ी गई, नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का कोई और जिला अछूता है, हर जगह ऐसा होता है, लेकिन जो यहाँ पे पकड़ी गई उसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, इस प्रकार से इन्होंने जवाब दिया मित्रों। उसके बाद ऐसा इनसे पूछा गया कि जिला पंचायत आपकी मर्जी से बनता है, उसका भी बड़े बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी से बनते हैं। मर्जी से और मेरी मानने से दोनों में अंतर है मित्रों। कहते हैं ना मेरी मर्जी से जो होगा होगा, नहीं, जिसको मैं चाहूंगा वो होगा। तो इसका चाहने का से इन्होंने कहा कि मेरी मर्जी से नहीं होते हैं लेकिन मैं जिसको चाहता हूं वो जरूर होता है। उस चाहने का आशय ये है कि मैं
मेरा जनता के प्रति समर्पण है और जनता का मेरे प्रति है, तो मैं जनता से आह्वान करता हूं और जनता उसको चुनती है। तो राजा भैया के कहने का ऐसा है कि मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी कहां तक है, मेरी मर्जी के मालिक ये जनमानस हैं और जनमानस मेरे मर्जी का क्या करते हैं, मेरे सोच का, मेरे समझ का, मेरे चाहने का वो कदर करते हैं और मेरे चाह को पूरा करते हैं, क्योंकि मेरी बल मेरी जनता है। ऐसा उनके द्वारा जवाब दिया गया। उसके बाद मित्रों इन पर ये भी जेल घोटाले का भी सवाल उठाया गया था। जेल घोटाले पर इन्होंने कहा कि वो जो भी आया था जेल घोटाले का, मेरे कार्यकाल के पहले वाले लोगों के ऊपर ये आरोप था। उसके बाद मित्रों इनके जेल के वक्त के बारे में पूछा गया, तो वो मैं सवाल का जवाब दे ही चुका। अब इनसे पूछा गया आपके आदर्श कौन है, तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी को और इनको छत्रपति शिवाजी को, महाराणा प्रताप जी को और अपने आराध्य गुरु समाधि जो ले चुके हैं गुरु देवरावा बाबा, परम पूज्य देवरावा बाबा को अपना आदर्श बताते हैं। और ये इन्हीं 3 लोगों को अपना आदर्श बताते हैं और आराध्य देव भगवान राम को बताते हैं। और मित्रों ये जब बात आती है कि इनके नाम पे, तो इनका नाम कैसे रखा गया, तो इन्होंने बताया कि जब इनके माता और पिताजी परम पूज्य देवरावा बाबा से मिलने गए थे और ये सवाल किए कि दोबारा कब मिलन होगा, तो उन्होंने कहा था आप अगली बार अपने पुत्र के साथ आएंगे। मतलब ये भी निर्धारित कर दिए थे कि आपको पुत्र ही होगा और उन्हीं के द्वारा इनका नाम रघु राज प्रताप सिंह रखा गया, चूंकि वो राम से जोड़ करके, ये वैसे भी इनकी राम भक्ति देख करके लगता है कि रघु राज प्रताप गलत नाम नहीं दिया गया है। मित्रों आगे अगर हम बात करें तो अखिलेश और मुलायम सिंह पर जब चर्चा होती है तो इनके द्वारा जवाब दिया जाता है कि आपके संबंध उनसे इतने बेहतर क्यों नहीं हैं, तो ये बोले ऐसा नहीं है, मेरे संबंध बेहतर नहीं है, मेरे संबंध बेहतर हैं। राजनीतिक जीवन में जो कभी शुभ पल आते हैं, जन्मदिवस होता है, होली दिवाली होती है, उस पर बातें हो जाती हैं। कब मिलन हुआ तो ये भी बताते हैं कि मेरा मिलन होता रहता है कहीं ना कहीं जगहों पर, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ इन्होंने बताया कि कुआं खोद करके पानी पीना और परोसी हुई थाली में खाना खाना, ये दोनों में अंतर है। तो ये बात उठी थी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के संदर्भ में। तो यहाँ ये है कि मुलायम सिंह जो हैं वो अपनी पार्टी को खड़े किए हैं, पार्टी खड़ी की और पार्टी का वर्चस्व इतने ऊपर तक ले गए कि प्रदेश से और देश दोनों जगहों में मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला है। तो वो खुद कुआं खोदे और उसका खुद पानी निकाल करके पिए हैं। लेकिन अखिलेश जी के लिए क्या है कि वो उनको क्या है, परोसी थाली मिली हुई है। मतलब क्या था कि एक साम्राज्य खड़ा है, उसमें उनको शासन करना है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी नेताजी वो साम्राज्य को क्या है, खड़ा किए हैं। तो वही है कुआं खोदकर पानी पीना और परोसी थाली में खाना खाना, बहुत अंतर की बात है। मित्रों और बात अगर हम इनकी करें तो जैसे इनके जेल सुधार के बारे में पूछा गया, अगर आप जेल सुधार करना चाहें तो क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा एक हद तक मैंने किया भी है। वहां पर कैदियों के लिए व्यवस्थाएं और कैदी के साथ साथ अधिकारियों की भी सुरक्षा व्यवस्था के ध्यान देने चाहिए। और इनसे सवाल किया गया कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो आप क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा ऐसा तो है नहीं, लेकिन अगर इत्तेफाक मानिए ऐसा होता भी है तो पहले तो ये होगा कि किसानों के लिए और जवानों के लिए बेहतर व्यवस्था होगी। मैं रक्षा बजट को बढ़ाऊंगा, चूंकि रक्षा बजट को बढ़ाऊंगा। और दूसरी बात क्या है कि ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उस भ्रांतियों को मैं दूर करूंगा। किसानों के लिए, जैसे अपने सरकार में भी ये कहते हैं किसानों के लिए, जैसे समर्थन मूल्य पे चर्चा किए, समर्थन मूल्य पर इन्होंने कहा कि जैसे ये बना है कि 10 कुंटल ही आप धान 1 बीघे में तौल सकते हैं, लेकिन क्या 1 बीघे में 10 ही कुंटल धान होती? अगर 20 हो रही, 25 हो रही, 13 हो रही, 15, तो बाकी धान कहाँ बेचेगा किसान? वो ब्लैक में ही तो बेचेगा, वो कम दामों पर ही तो बेचेगा। इनका ये कहना है कि किसानों के जितनी उपज हो, पूरी उपज को क्या किया जाए, बेचा जाए, जितनी उपज उसकी हो वह सब समर्थन मूल्य पर ही बेचे। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, और विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर व्यवस्था। यहां तक कि इनके जब बच्चों पर सवाल किया गया कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने बताया कि मुझे कुछ बनाना नहीं है, मैं सिर्फ यही चाहता हूं बच्चे पढ़े लिखें और जो उनको इच्छा हो वो करें। मैं फील्ड चुनने वाला नहीं हूं। और यह भी कहे किसी भी माता पिता को बच्चों का फील्ड चुनने को का अधिकार नहीं होता है, उनका समर्थन करना उनका अधिकार होता है, लेकिन चुनना नहीं, क्योंकि बच्चों की रुचि जहां होगी बच्चे खुद वहां जाएंगे।
तो इसलिए हम आज से पूर्व घोषणा नहीं करेंगे अपने बच्चे के लिए कि वो कहाँ जाएंगे, अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर आगे जैसा होगा देखा जाएगा। तो ये मुझे बातें अच्छी लगी कि सही बात है कि पिता या किसी को ये नहीं निर्धारित करना चाहिए मेरा बच्चा ये बनेगा, क्योंकि बच्चे का जो रुचि है, जहाँ रुचि है वो बच्चा वो बन सकता है और वो बनेगा तो बेहतर करेगा, लेकिन आप जहाँ जबरदस्ती बनाएंगे वो बेहतर नहीं करेगा। उसके बाद मित्रों, इनके पिताजी से संबंधित इनसे सवाल पूछा गया कि पिताजी से आपकी बातें कितनी होती हैं, तो इन्होंने बताया कि मेरी और पिताजी की बातें सिर्फ इतनी होती है कि पिताजी कहते हैं और मैं सुनता हूं। जब ये कहा गया कि आप कभी किसी चीज पे बात नहीं करते, उस पर जवाब नहीं देते, बोले नहीं, ये नहीं देता हूं और मैं ये चाहता हूं हर पिता के लिए यही हो, हर पुत्र के लिए यही हो कि पिताजी बोले और पुत्र सुने, ये होना चाहिए। तो इससे ये भी परिलक्षित होता है मित्रों कि इनमें संस्कार है और भारतीयता को लेकर के ये बहुत ही अग्रेसिव रहते हैं, भारतीयता को लेकर बहुत ही उत्साहित रहते हैं। इनका कहना है कि ये भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को देखना, और वैसे भी इनको देखिए तो ये भारतीय संस्कृति के पहनावे को, भारतीय संस्कृति की रुचि को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं मित्रों। और एक चीज़ और है कि इनको अगर देखा जाए तो ये अपने मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अपने लोगों को चूंकि 30-30 वर्षों तक लगातार मुझे नहीं लगता कोई अपने तलवार के बल पे शासन कर सकता है, वो निश्चित रूप से लोगों में प्रेम फैलाया होगा। जैसा कि कभी कभी इनकी रैलियों को देखिए, लोग इनके पास उमड़ करके पास में आ जाते हैं, जैसे इनसे मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोगों में इनसे भय है, बल्कि लोगों को इनसे प्यार है, मोहब्बत है, भय नहीं है। भय में लोग दूर जाते हैं और प्यार में लोग चिपक जाते हैं, साथ आते हैं। तो ये भय नहीं, ये प्रेम दिखता है इनका, और लोगों के प्रति इनका क्या है, एक जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली है बेहतरीन है मित्रों। उसके बाद अगर हम चर्चा करें, जैसे कि इनके द्वारा एक कवि है निर्झर जी, जब ये जेल गए थे तो उस समय इन्होंने पंक्तियां, कुछ निर्झर जी पंक्तियां लिखे थे। मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था, मुझे वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगी कि देखिए, विपत्ति के समय संपत्ति और विपत्ति में अंतर होता है मित्रों। जो जो संपत्ति के समय आपके साथ होते हैं वही विपत्ति से आपको दूर ले जाते हैं। लोग कहते हैं ना मित्रों कि जो सुख होता है, सुख में आप सुख कह सकते हैं या संपन्नता कह सकते हैं, संपन्नता में दुनिया से आपका परिचय कराती है। संपन्नता जो होती है वह दुनिया से आपका परिचय कराती है, लेकिन विपन्नता जो होती है, विपत्ति जो होती है, वह दुनिया का परिचय आपको कराती है। वही हाल जीवन में राजा भैया के भी जीवन में हुआ कि ऐसे भी लोग आए कि जो आपने खास हुआ करते थे वही क्या हैं कि दल दूर हो जाते थे, क्योंकि उनको भी डर था कि मेरी भी कुर्सी न छीने, मेरे भी पद न छीने, मेरे भी ऊपर कोई बातें न आए। तो ऐसा होता है मित्रों कि मित्र वही है जो विपत्ति में भी आपके साथ रहे और संपत्ति में भी साथ रहे। लेकिन एक चीज मैंने देखा राजा भैया के कई सारे बयानों में कि उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि उनको किससे दिक्कत है और किससे सहमति है। वो सबके समर्थन में बातें करते हैं। बहुत सुलझे हुए नेता हैं और वैसे भी पढ़े लिखे योग्य भी हैं, साथ में वकालत की डिग्री भी ले लिए हैं। तो इसलिए उनमें तर्क शक्ति तो है ही है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो बोध भंडार है, कह सकते हैं कि भाषा भंडार है, शब्दकोश है, वो उनके पास पर्याप्त मात्रा में है। वो जैसे एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि एक पत्रकार महोदय से उनका सहमति नहीं थी, वो पत्रकार कुछ कह रहे थे, वो कुछ कह रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द यूज किया, मतैक्य। हम दोनों का मतैक्य नहीं है। मतलब क्या है, मत एक नहीं है। देखिए मतैक्य मतलब किस प्रकार की भाषा का उन्होंने यूज करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं कि बड़ी भाषा को छोटी में परिवर्तित कर दिया जाए। तो मित्र, इस प्रकार से राजा भैया ना, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि इनमें मर्यादित शब्दों की बहुत ज़्यादा भंडारण है, शब्दकोश है। दूसरी बात, इनकी अगर हम बात करें तो कम शब्दों में बहुत सारी बातें कहने की इनमें कला है। तीसरी बात अगर करें तो आपा से बाहर कभी भी जाते नहीं दिखते हैं, मतलब सदैव अपने कंट्रोल में रहते हैं। अपने भाषा पर, अपने शरीर पर इनका सदैव सहज और सरल तरीके से इनका क्या होता है, उस पर नियंत्रण होता है। और आगे देखें तो भारतीय संस्कृति से इनका झुकाव है, लगाव है मित्रों। और अगर हम आगे बात करें तो अपनी माटी से भी इनका लगाव दिखता है। अपनी माटी में बहुत सम्मिलित रहना चाहते हैं, माटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं।
और फिर मित्रों अगर और बातें करें तो ये पिता पुत्र के संबंध को भी अपने ही संवाद के माध्यम से समझा देते हैं कि पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, लोगों राजा और प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि और एक जनता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। इनके साथ में जियाउल हक जैसे हत्याकांड भी जुड़े हुए हैं इनके नाम से, लेकिन उसका भी जवाब देते हुए इन्होंने बताया कि देखिए फर्स्ट एफआईआर में मेरा नाम नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि एफआईआर में मेरा नाम नहीं है, लेकिन एफआईआर में नहीं है लेकिन एसआईआर में है। एसआईआर का मतलब कि जैसे दूसरी बार अगर कोई चीज कंप्लेन की जाए तो उसमें मेरा नाम हो सकता है, लेकिन पहली बार जब मेरे मतलब कि उसका तहरीर दिया गया तो उसमें मेरा नाम नहीं है। तो देखिए मित्रों जो पहली बार दिया जाता है वो सच्चाई दी जाती है, और दूसरी बार जो होती है मनगढ़ंत बातें भी हो सकती हैं कि इसको ऐसा हो कि किसी की छवि को, किसी के चरित्र को वहां पर दोष सिद्ध किया जाए, जबकि सीबीआई जांच हुई और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि ये खुद ही सीबीआई जांच की मांग किए थे और सीबीआई जांच हुई और उसके बाद ये क्लीन चिट इनको मिली। तो अभी ये बताते हैं कि सिर्फ इनके ऊपर एक ही मुकदमा है, और बाहुबली शब्द जब इन पर आता है मित्रों तो कहते हैं बाहुबली शब्द गलत आता है, जबकि मैं बाहुबली नहीं हूँ, और ये लोगों द्वारा या मीडिया द्वारा भाई मिर्च मसाला लगा लगा के उसको ऊपर बढ़ाना है, तो इसलिए लोग कह देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो मित्रों इस प्रकार से देखिए मैंने इस 30 मिनट में जो कवर कर पाया हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, तो मेरे हिसाब से राजा भैया में ऐसे कोई दुर्गुण नहीं दिखते हैं जिससे इनको ब्लेम किया जा सके। क्योंकि मित्रों देखिए कोई पर्सनली कई पार्टियों में इन्होंने मंत्री पद संभाला, कई लोगों से इन्होंने अपना तालमेल रखा, और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो निर्दलीय विधायक होने के नाते इनका हर पार्टी के हर लोगों से संपर्क रहा, तो हर लोगों से इन्होंने सीखा। ये ऐसा भी बताते हैं कि एक बार ये गए दिल्ली और वहाँ पार्टी में बात करने के लिए, तो वहाँ एक ऐसे बड़े लीडर थे, लेकिन वो बताए कि ऐसे वो भाग रहे थे, ऐसे कार्य कर रहे थे जैसे छोटे नेता। तो वहाँ से भी ये सीखते हैं कि कितने बड़े भी बन जाइए, लेकिन आपको किसी अतिथि के आने पर छोटा ही दिखना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं बनना चाहिए। तो देखिए मित्रों इनमें मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में सीखनी चाहिए, इनसे भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो इनके प्रति ऐसे ही नहीं है। अगर इनमें कोई अच्छाई नहीं होती तो लोग इनके तरफ इतना समर्पित नहीं होते। और निश्चित रूप से राजा भैया हैं, रघुराज प्रताप सिंह हैं, रघु के राजा हैं। उस समय कुंडा में जैसे लोग भ्रांति फैलाते हैं ना, कुंडा के गुंडा ये नहीं है, कुंडा के राजा हैं, कुंडा के ये जनपालक हैं और लोगों के लिए। और मैंने ये मित्र बता दूं कि इनके पिताजी की एक अच्छाई मैंने और देखी है, उसको तो मैं अपने आंखों से देखा हूं, और चीजें तो मैंने पढ़ी है, सुनी है, देखी नहीं, लेकिन ये चीज देखा है कि जब मैं प्रयागराज से लखनऊ आता हूं, इंटरसिटी जैसे ही प्रतापगढ़ ये कुंडा स्टेशन पर रुकती है, तो कुंडा स्टेशन पर इनके पिताजी स्वतः वहाँ पे विराजमान रहते हैं और रहते हैं वहाँ पे, बैठे रहते हैं, और इनके साथ इनके बहुत सारे जो लोग होते हैं, इनके सहयोगी होते हैं, वो पूरे ट्रेन में, पूरे डिब्बों में क्या होते हैं, कभी लाई चना, कभी कुछ, मतलब नाश्ते के रूप में कुछ न कुछ जरूर वितरित करवाते हैं। और ये पर डे का नियम है। इंटरसिटी जैसे ही कुंडा स्टेशन पे पहुँचती है उसके पहले ये पहुँचे हुए रहते हैं, और वहाँ रुकने पर वो उस ट्रेन में सब लोगों को वितरित करते हैं। अब ये नहीं मुझे मालूम कि हर ट्रेनों में ऐसा करवाते हैं या केवल इंटरसिटी में करवाते हैं, लेकिन मेरा आना जाना अक्सर इंटरसिटी से होता है। तो इंटरसिटी में मैंने देखा है कि वो स्वतः वहां बैठ करके, ऐसा नहीं है कि वो घर पे रहें लोगों से भिजवा दें, ऐसा नहीं है, खुद जाकर के वहां बैठते हैं प्लेटफॉर्म पर और बैठ करके अपने सम्मुख लोगों को बंटवाते हैं। और इनका ये सख्त हिदायत होती है कि हर लोगों को ऐसा नहीं हो कि अगर कोई 2 ले रहा है, 3 ले रहा है तो उसको मना किया जाए, अगर जिसकी जितनी जरूरत है उसको सबको दिया जाए। तो ये मैंने मित्रों देखा, तो ये मुझे लगता है कि हर रोज इस प्रकार करना और हर लोगों से रूबरू होना, तो निश्चित रूप से ये आशीर्वाद तो मिलेगा। ऐसे भी बहुत लोग होते होंगे जिनके पास पैसे नहीं होते होंगे, लेकिन अगर उनको ये सामग्री मिल गई, उनका भूख खत्म हो गई, मिट गई मित्रों, तो निश्चित रूप से वह आशीर्वाद तो देगा ही देगा। तो मुझे ये लगता है मित्रों ना कि ये जन कल्याण की कार्य जरूर करते हैं, और जन कल्याण का जो कार्य करेगा वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मेरे जानकारी में जो थी बातें वो मैं बताया। मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।